हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कक्षा 10 में आने वाले रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग आज की डेट में क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। आज के वीडियो में इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अक्सर क्या होता है कि पेपर में 3 से 4 नंबर का आएगा, ये ज्यादा नंबर का नहीं आता, 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ तक कि कभी कभी 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 2 नंबर का मतलब कि 2 ठो आपको दे दिया जाएगा, 3 ठो दे दिया जाएगा, आधा नंबर 1 नंबर मिला करके 2 से 3 नंबर का टोटल मिला के आएगा। और लेकिन हाँ, एक चीज कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरना है, इसको हमें अच्छे समझना है। हम कह रहे हैं कि जब चीजें हमारे क्लास में हैं, जब चीजें हमारे सिलेबस में हैं, तो फिर क्यों कोई चीज छूटी जाए, ठीक है ना, क्यों किसी चीज को छोड़ें। जितनी भी चीजें हमें पढ़नी है हम सब का सब पढ़ के जाएंगे। लेकिन हाँ, अब बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे, लगभग 45 दिन हमारे पास समय बचा है, तो हमें खाली उसी चीज पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है कि जिसका वेटेज ज्यादा हो, जो हमारे समझ में तुरंत आ जाए, और जिसमें बहुत ज्यादा समय लगना है उसको छोड़ना नहीं है। अब उसको कहना कि थोड़ा कुछ दिन रुको, अभी थोड़ा कुछ दिन रुको, पहले जितनी चीजें हमें आ रही हैं पहले हम उसको कवर कर लेंगे। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम आपको कवर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एक चीज बताएं, चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, आज तक किसी का भी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। पूरा का पूरा सिलेबस कभी जीवन में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तुम्हारे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 का सही सब्जेक्ट का अगर 100% सिलेबस है, तो एक एक कोई कह दे कि मेरे को 6 सब्जेक्ट में मान लो 15 चैप्टर है और 6 सब्जेक्ट के 15 चैप्टर का एक पॉइंट रटा है, तो कोई ऐसा हो ही नहीं भाई। अक्सर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कुछ ना कुछ चीजें तो छूटना ही है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि टॉपर हर बार 99.9%, ऐसे बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। उनसे भी आप पूछने जाओगे तो वो भी यही कहेंगे कि मेरा भी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था। जानते हो क्या होता है, हम कह रहे हैं कि 85% तक हमारा सिलेबस काम दिया, तो 10 से 15% हमारा दिमाग काम करता है। जब हम चीजें खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन 5 लाइन का लिखना है, कोई आंसर 5 लाइन का लिखना है, तो 5 लाइन लिखने में भले हमें 3 लाइन आता हो, 3 लाइन तो उसका लिख देंगे जो हम याद करके गए, बाकी जो 2 लाइन है वो हम अपने दिमाग से, और वही 2 लाइन सुन लो, वही 2 लाइन आपको दूसरे से अलग बनाता है। जब आप 5 लाइन का उत्तर लिखते हो, अब आपके क्लास टीचर ने क्या किया, आपको लिखा दिया कि चलो लिखो। अब 10 बच्चे हो, 10 बच्चे में अलग अलग बच्चे हो, सबको 3-3 लाइन लिखाया। अब लेकिन जो आंसर पेपर में लिखना उसमें 5 लाइन लिखा है, लेकिन टीचर ने जानबूझ के 3 लाइन आपको लिखाया। अब आपको क्या करना, आप बाकी 2 लाइन, अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है जो एग्जाम हॉल में, भैया 5 लाइन लिखना, नहीं नंबर कट जाएंगे। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, यार 3 लाइन तो सर का लिख दिए, अब बाकी बच्चा क्या है, तो उसमें 2 लाइन कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा दिमाग यहाँ पे चलेगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब वही 2 लाइन, वही 2 चीजें, वही जो 2 पॉइंट का आप यहाँ पे प्रयोग करोगे, वो आपको दूसरे से अलग बना देगा, वही आपको एक दिन टॉपर बना देगा। यहाँ पे क्या देखना है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। पहले इसका मतलब समझो। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली चीज अभिक्रिया। अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं। अभिक्रिया में क्या होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिक्रिया के होने के बाद उत्पाद। जब आपको परिभाषा लिखने में आ जाए कि चलो एग्जाम में आप लोग को परिभाषा लिखने की, अभिकारक क्या उत्पाद क्या, तो चलिए लिखे, तो आपको परीक्षा में लिखना क्या है, जब आपको अभिकारक की परिभाषा लिखने को आ जाए तो आपको खट से यही लिखना है कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में, भैया रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव भाग लेते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, आपको क्या है, अभिकारक की परिभाषा क्या लिखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव क्या होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में, मेरी बात ध्यान समझना, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव, भाई आपको कोई डिश बनानी है, आप चाय बनाने जा रहे हो, तो चाय बनाने से पहले क्या होगा कि आप चाय बनाने के पहले दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, मसाला है, सारी चीजें लाके रख लोगे। तो हाँ, तो ये सारी चीजें, ये जितनी चीजें आप उसको बनाने के लिए रख रहे हो, ये सारे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। उसके बाद इन सभी पदार्थों के संयोजन, मतलब इनको मिलाने से, तोड़ने से, कुछ भी करने से, एक दूसरे के हटाने से, कुछ भी, इन सभी के मिलाने के उपरांत जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा आप लोग क्या लिखोगे कि अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बन के तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिक्रिया के पहले जितने अवयव अभिक्रिया में भाग लेते हैं सब अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें हमारे समझ में आ गई। हमने कहा कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती तो आगे जल के जल का निर्माण करती। तो सबसे पहले निर्माण किसका करना है, जल का। तो जल का निर्माण करने के लिए मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन को लाओगे और साथ में ऑक्सीजन को लाओगे, तो आपने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मिलाने को मैंने बोला कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो आगे जल का निर्माण होता है। तो हमने इन दोनों चीज को लेके आए और जैसे इन दोनों को मिलाया तो संयोजन के उपरांत अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ, जल का।
अब हमने कहा कि ये अभिक्रिया के पहले थे ना जिनको हम लाए इसको बनाने के लिए, ये सभी अवयव हम क्या किए, अभिकारक में सभी अवयव क्या लिए, भाग लिए, तो इस सब पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, अभिकारक। अब अभिक्रिया के उपरांत खाली बना क्या, जल, तो जल क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये होती है रिएक्शन कि भैया रिएक्शन में दो चीजें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिक्रिया में दो चीज, अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया के पहले जितने अवयव भाग लेंगे अभिकारक, अभिक्रिया के उत्पाद जो बन के तैयार, अभिक्रिया के उपरांत जो बन के तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। यहां तक हो गया। अब उसके बाद इसकी परिभाषा एक चीज बताएं, बोर्ड एग्जाम के पेपर में इतना छोटा छोटा सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि अभिकारक की परिभाषा बताओ। हाँ, लेकिन हमारा क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज कहीं पे भी किसी को समझाना पड़ जाए या कहीं पे कोई चीज एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो उसके पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है पूरा आपको पता होना चाहिए। कि मान लो खुदा ना खास्ता अगर अभिक्रिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कोई आ रहा है तो होता जानते हो क्या है, होता अक्सर ये है कि एग्जाम हॉल पे तो भले आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम हॉल पे तो बड़े मतलब भले आपसे बड़े बड़े सवाल पूछा जाए, लेकिन आप जब अपने घर के दैनिक जीवन में जब आएंगे तो वहां बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते। वहां एकदम छोटा सा सवाल आपके सामने रखा जाता है, छोटी छोटी चीज पूछी जाती है कि बताओ इसका मतलब क्या होगा। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो साइन कॉस टेन पूछा जाएगा, लेकिन गांव में किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे तो कहेगा 0.2 गुणे 0.2 बताओ कितना होगा। जो कि कक्षा 10 में हो तुम, ये 0.2 तुम कक्षा 5-6 के बाद पढ़े थे, लेकिन आज तुमसे वो साइन कॉस टेन नहीं पूछेगा। तुम कभी भी किसी बुजुर्ग के पास जाओगे तो तुमसे ही नहीं पूछेगा कि बताओ वॉल्यूम क्या होता है, ये आयतन क्या होता है, लीटर क्या होता है, ये सारी चीज नहीं पूछेगा। यही बोलेगा कि बताओ का 7 6 कै 7 कै 8 12, ये सारी चीजें पूछेगा। कै 1.5 12 मतलब सारी चीज पूछेगा। तो आप लोगों से कह रहा हूं कि दिमाग को सुनो, दिमाग को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, ठीक है ना। और मजबूत कैसे बनेगा, लगातार पढ़ के। चलो आगे आप सुनो, अभिकारक उत्पाद समझ लिए। हम मेन क्या कॉन्सेप्ट समझ, संतुलित का। लास्ट में हमें पहुंचना इसके तक है, लेकिन इसके तक पहुंचने के लिए पहले जो बीच की चीजें उनको समझ लिए। दो चीजें समझ में आ गई। अब हमने क्या लिखा, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन को मिलाया किसके साथ, बनाया आगे। अब देखो जानते हो क्या है, रासायनिक जो आपकी किताबी दुनिया है, किताबी दुनिया में इतने बड़े बड़े मेथड दे देते हैं कि अक्सर सही बताया जाए ना, उन मेथड करना तो हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी काम पड़ता है ना ही हमारे जिस लेवल में हम लोग हैं उस, जैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 में कुछ सवालों के मेथड इतने लंबे लंबे टीचर बता देते हैं, उन मेथड को देखा जाए ना तो उस मेथड को समझ के हम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई कोई आपको हमने सवाल बताया, अब वो सवाल का तरीका इतना बड़ा बता दिया कि आप उसी को लिए बैठे हो, आपका आधा घंटे 1 घंटा समय बर्बाद हो गया। उसके बावजूद भी 10 पेज का सवाल है, खुदा ना खास्ता एको पेज अगर भूल गए तो सवाल गलत। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उसको शॉर्ट कैसे किया जाए। शॉर्ट का मतलब उसको ऐसा लगाया जाए कि कोई कॉन्सेप्ट भी ना गायब हो, और कोशिश ये की जाए कि सस्ते में सवाल लग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि तुम्हारा जो संतुलित करने का तरीका है तुम्हारी किताब में 7-7 8-8 स्टेप में बताया गया है। वहां 7-7 8-8 स्टेप में नहीं, वहां परीक्षा में बिल्कुल नहीं लिखा रहता कि आप इसको 7 स्टेपों में कीजिए। वहां डायरेक्ट जानते हो क्या लिखा रहता है, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। 1 लाइन में निकालो, 2 लाइन में निकालो, 3 में निकालो। ये तुमसे कभी पूछेगा नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हो, कभी जीवन में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। आपसे ऐसे सवाल देगा, कह देगा भैया डायरेक्ट एक ही लाइन में तुम एक आंसर लिख दो। तुम्हारा बने 10 में लिख दो मंजूर है, लेकिन तुम 1 लाइन में लिखोगे तो भी 2 में 2 दूंगा, और 10 में लिखोगे तो भी 2 में 2 दूंगा, 2 में 10 में नहीं दे दूंगा, ठीक है ना। तो हमें खाली कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा कम समय में आंसर आ जाए। अब कम समय में आंसर आने के लिए तुम्हारे अंकुर सर तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं। आपको बीच में लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, बीच में लाइन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं तो और अच्छे समझ में आए, ठीक है। पीछे वाले बच्चों को जैसे दिखे। हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, आगे बना जल H2+O2। बहुत बेहतरीन तरीका, ध्यान से यहाँ देखिएगा। बीच में आपको क्या खींचनी है, एक ठो लाइन। इधर आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो चीज इधर होगा वही चीज उधर भी होगा, जो चीज आपको इधर देखने को मिलेगा वही चीज उधर भी मिलेगा, कोई नया नहीं मिलता। खाली एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, बस हो गया। जो इधर मिलेगा वही चीज उधर भी मिलेगा, खाली एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यही ऊर्जा की परिभाषा है। ऊर्जा संरक्षण जब आप लोग पढ़ेंगे, आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब पढ़ेंगे कक्षा 11-12 में, तो सही बताया जाता है कि ऊर्जा जो होती है ना तो कभी बनाई जा सकती है, ना तो इसको कभी नष्ट किया जा सकता है, कभी नहीं बना सकते। ये खाली ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि आप सूर्य है, जैसे मान लो पावर हाउस से आपने बिजली लिया, अब पावर हाउस से बिजली को क्या किया, आपके घर में इन्वर्टर तक आया, उस बिजली को आपने क्या किया, विद्युत को आपने किसमें, मतलब बैटरी में। बैटरी का मतलब क्या होता है, रासायनिक। बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ है, रासायनिक में बदला। अब रासायनिक में बदलने के बाद क्या हुआ, आपने थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, अब उस बैटरी का यूज करके फिर से बल्ब जला रहे हो, तो फिर से रासायनिक अब किस में बदल रहे हो, विद्युत में। तो खाली ऊर्जा इधर उधर बदल ही तो रही है, क्या कभी नष्ट हो रही, क्या बिल्कुल नहीं नष्ट हो रही है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, ना कभी बनाई जा सकती। ये खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती। भोजन खाए, खाना नष्ट हो गया क्या, बिल्कुल नहीं नष्ट हुआ। खाना की ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। अब वही ऊर्जा तुम मान लो गए खेत में, तुम 1 घंटा काम की नो, वो ऊर्जा ट्रांसफर हो गई कि मैं तुम्हारा बढ़िया खेत बन गया, बराबर कहीं डालो।
समझ में आया? तो क्या ऊर्जा नष्ट हुई? कभी बिल्कुल नहीं नष्ट हुई, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे समझो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन लिखा, इधर क्या लिखा, इधर हाइड्रोजन, इधर कह दो, हाँ हाइड्रोजन कैठो हैं दो, इधर हाइड्रोजन कैठो हैं दो, ध्यान से देखना, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कैठो हैं दो, इधर ऑक्सीजन कैठो है एठो, कैठो एठो, मैटर गड़बड़ा गया। गड़बड़ा ये गया कि रासायनिक संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है भाइयों, ध्यान से समझिएगा कि अभिक्रिया के पहले जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनकी सभी की संख्या उधर वाले के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाएगा तो संतुलित हो जाएगा। इधर वाले की संख्या अगर उधर वाले के बराबर होगा तो संतुलित होगा। इधर वाले का लिख लेगा, उधर वाले का लिख लेगा, ये दुई दुई तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये इसके बराबर है? नहीं, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित कैसे करें? तो एक चीज जानते हो क्या होता है, यहाँ संतुलित करने का तरीका क्या होता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कितना है, एक, और इधर कितना है, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 का, तो ये 2 का गुणा इसमें होगा, तो ऑक्सीजन जो अभी एक ठो था, एक में गुणा 2 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो भैया 2 इधर भी 2 काम हो जाएगा। लेकिन मैटर ये फंस गया कि भैया ये 2 का गुणा अगर इसमें होगा तो इसमें भी तो होगा, हाइड्रोजन में भी, तो 2 हाइड्रोजन पहले से है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा और हो जाएगा 4। कहीं एक का बैलेंस करने चले तो दूसरा गड़बड़ा गया। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको बराबर करने के लिए हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर साइड कितना हो गया, और इधर कितना है, तो हमने कहा हाइड्रोजन इधर साइड भी 2 लगा दो, तो 2 दूनी इधर भी कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन। क्या हमारा जो समीकरण बना वो संतुलित हो गया? संतुलित का मतलब क्या, दोनों साइड संख्या बराबर हो गई। तुमने कहा हाँ सर संख्या बराबर हो गई, हमारे यहीं से क्या हो गया, समीकरण सिद्ध हो गया कि संतुलित हो गया। खट से नोट कीजिए, एक और बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब मिलाते हैं तो बनता है अमोनिया। मैंने बोला नाइट्रोजन, आगे बना अमोनिया, अमीबा नहीं, अमोनिया बना। सुनो इधर फिर से क्या करना है, लाइन खींचना है, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2। नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब सुनो इधर, ये 2 है, ये कितना है, 1, ये यहाँ पे 2 है, ये कितना है, 3। इस बार दोनों हमारे संतुलित नहीं है, इस बार हमारे दोनों संतुलित नहीं। अब दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि अगर इधर सुनो, अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के तरीके से अगर 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2। भाई 2 का गुणा हो जाएगा, 2 एक कम 2, ठीक है ना। और इधर भी 2 है, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि 2 त्यावा ये कितना हो जाएगा, 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो एक काम करते, इधर यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन 2 2 और ये 3 दूनी 6 इधर भी, 2 त्यावा 6 इधर भी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, फिर से समझना मैं क्या कर रहा हूं। इस समीकरण को एक बार नीचे दोबारा लिख लेते हैं, N2 + H2 NH3। मैंने कहा ये जो नाइट्रोजन है इधर 2 ठो है और इधर कितना है, ये कितना है, 2, और इधर कितना है, 1 ठो। हमने कहा अगर एक काम करें, इस साइड, भाई इधर 1 है ना, इधर 2 है, अगर इस साइड हम यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, लेकिन साथ में 2 का गुणा हाइड्रोजन में जब होगा तो 2 का गुणा करोगे 2 त्यावा कितना हो जाएगा, 6। अब इधर ये 2 2 हो गया, लेकिन ये 2 है, ये कितना है, तो हमने कहा एक काम करो, इधर हाइड्रोजन वाले में 3 का गुणा कर दो। हाइड्रोजन वाले में 3 का गुणा अगर यहाँ करेंगे, नीचे वाली यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब देखो नाइट्रोजन 2 इधर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 6। फिर से एक बार समझो कि ये क्या, नाइट्रोजन, देखो नीचे हमने समीकरण इसलिए लिखा क्योंकि आपके सामने पहले ये भी समीकरण होना चाहिए कि हमने किया क्या। अब देखो सिंपल सा समीकरण था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आगे NH3 बचा। हमने कहा नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगाया, जैसे 2 लगाया तो नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया और इधर नाइट्रोजन पहले से 2 है, इस 2 के लगाने से 2 त्यावा 6 हाइड्रोजन हो गया। और तुम्हारा हाइड्रोजन इधर कितना था, खाली 2 था, तो हमने यहाँ किसका गुणा कर दिया, 3 का, 3 दुनाई कितना हो गया, 6। अब हमारा जो फाइनल बना N2 3H2 NH3, ये तुम्हारा बन गया फाइनल इक्वेशन। नोट कीजिए जल्दी। तो चलो देखो आगे क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ, ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपके साथ लिखा है पोटेशियम धातु, और कुछ नहीं लिखा आगे कि पोटेशियम के आगे भी कुछ है, खाली बस लिखा पोटेशियम धातु। तो पोटेशियम का धातु को जो प्रतीक चिन्ह होता है के से प्रदर्शित करते हैं, किसके साथ मिलाया जा रहा है, जल के साथ। जल के साथ मतलब H2O के साथ जब मिलाया जा रहा है तो आगे क्या कह रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। उसके बाद और क्या साथ साथ बन रहा है, एवं हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। आपने समीकरण पढ़ा कि पोटेशियम धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करते, पोटेशियम धातु है किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, जल के साथ, तो आगे क्या कर रहा है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, ये लिख गया H2 गैस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण आपके सामने आ गया, अब इसको संतुलित करना। तो सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, उसके बाद संतुलित कराते हैं। सुनो इधर देखो, इधर देखो, K लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, KHO। इधर सुना, पोटेशियम इधर कितना है, इधर कितना है, इससे मतलब नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, छोड़ो। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है, 2, और इधर साइड देखो 2 ये और 1 ये, 2 1 3, और यहाँ कितना है। एक काम करते हैं, अगर यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अभी एक काम करो, पहले बिना 2 का गुणा किए सबकी संख्या लिख लो, के इधर 1, के इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 1 3, ऑक्सीजन इधर कितना 1, ऑक्सीजन इधर कितना। अब यहाँ देखना ध्यान से, इधर सुनना, पोटेशियम के साथ कुछ नहीं, यहां मैंने जैसे ही 2 का गुणा किया तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो इधर हाइड्रोजन पहले 2 था, अब कितना हो गया। अब इधर देखो हाइड्रोजन 2 1 कितना है, मैंने कहा खट से 2 का गुणा यहां कर दो। तो देखो 2 का गुणा अगर हाइड्रोजन में होगा तो पहले हाइड्रोजन कितना था, 1 तो था, लेकिन 2 का गुणा हो तो 2 1 कम 2, 2 ये और 2 ये मिला के हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ, 4। पहले 8 था, लेकिन 2 का गुणा होते 2 1 कम 2, तो 2 और 2 मिला के कितना हो गया, 4। लेकिन मैटर ये फंस गया कि 4 4 ये संतुलित हो गए, तो पोटेशियम इधर तो 1 है, लेकिन इधर पोटेशियम कितना हो गया, 2। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का गुणा इधर भी कर दो। आप गिन लो भाई, पोटेशियम कितना है, 2, हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4। इस 2 का गुणा ऑक्सीजन में होगा तो 2 इधर, और इस 2 का गुणा ऑक्सीजन में होगा तो 2 इधर। फिर से एक बार समझो किया क्या, ऊपर का टाक बता रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, K प्लस H2O, आगे क्या बना, KOH प्लस H2। हमने कहा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, इधर भी हाइड्रोजन 2 1 3, हमने कहा यहाँ 2 लगाया तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। इधर एक काम किया, यहाँ भी 2 लगाया तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। देखो 2 इसका और 2 इसका मिला के कितना हो गया, 4, 4 इधर 4 इधर। इस 2 का गुणा होने से ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इस 2 का गुणा होने से ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इधर 2 का गुणा होने से पोटेशियम कितने हैं, 2, तो इधर भी 2 गुणा कर दो, पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2। ये तुम्हारा बन गया फाइनल आंसर। नोट कर लो, ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। तो रासायनिक संतुलित समीकरण की क्लास में बस आज इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से एक अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।